हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं फिटर टूल्स के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हैं जो आपके लिए फॉर ऑल टेक्निकल एग्ज़ाम, आप आईटी कर रहे हो या आईटी के बाद किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये एमसीक्यू आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो उससे पहले बता दूँ, आप लोग जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करो, शेयर जरूर करें। मेरे इस चैनल पर आपको फिटर थ्योरी जो आईटीआई के बाद टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करो या आईटी कर रहे हो तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इससे फिटर थ्योरी का के कंप्लीट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जो फिटर टूल्स के उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग के लिए किया जाता है? जो आपका हैमर है, हैमर जो किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपके पास होगा बाल पिन हैमर। बाल पिन जो हैमर होता है उसके पीछे इस प्रकार से ऊपर वो बाल लगी होती है, वो होता है बाल पिन हैमर। और तो इसका प्रयोग किया किया जाता है आपके लिए रिवेटिंग और चिपिंग के लिए किया जाता है, बाल पिन हैमर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि BIS के अनुसार बाल पिन हैमर कितने वजन तक पाया जाता है? जो बाल पिन हैमर होता है उसका वजन वेट कितना होता है? तो इसका सही आंसर आपके पास होगा 0.1 किलोग्राम से 0.09 किलोग्राम तक, ये होगा इसका सही आंसर। ठीक, जो बाल पिन हैमर का जो वजन होता है वो होगा 0.1 किलोग्राम से 0.9 किलोग्राम तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि किस हैमर का प्रयोग सीट के जाब में नालियाँ बनाने के लिए किया जाता है? नाली होती है, सीट होती है, उसमें नालियाँ बनाने के लिए इस प्रकार से किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए आपके पास इसका सही आंसर होगा स्ट्रेट पिन हैमर। जो स्ट्रेट पिन हैमर देख सकते हैं आप, जो इस प्रकार से जो ऊपर इस प्रकार से जो स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट पिन इसके इस प्रकार से वो होता है आपका स्ट्रेट पिन हैमर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है? ठीक, तो इसका आंसर होगा आपका शाफ्ट हैमर। शाफ्ट हैमर होता है उसकी बॉडी क्या होती है? आपकी स्टील की बनी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि हल्के कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? हल्के कार्य होते हैं जो सॉफ्ट, मतलब उसके लिए आपको नॉर्मल जो हल्के कार्य होते हैं उनके लिए आपको किस हैमर का प्रयोग करना चाहिए? तो उसका उसके लिए आपके पास यहाँ आंसर होगा प्लास्टिक हैमर। जो प्लास्टिक हैमर होता है उसका प्रयोग किया जाता है हल्के कार्यों के लिए, क्योंकि इस पर जाप पर ज़्यादा मतलब आपको वजन नहीं लगाना पड़ता, मतलब उसकी जो रफनेस होती है वो ख़राब नहीं हो सकती। इसके लिए उस पर जो सॉफ्ट कार्य होते हैं उसके लिए आपको प्लास्टिक हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए क्या है कि उसकी रफनेस जो ख़राब नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है कि जो स्लेज हैमर के हैंडल की लंबाई कितनी होती है? स्लेज हैमर जो होता है आपका, जो घन होता है, बड़ा बड़ा वाला होता है घन, जिसका प्रयोग जिसको घन बोलते हैं स्लेज हैमर, तो उसके हैंडल की लंबाई कितनी होती है? उसके हैंडल की लंबाई होगी आपकी, ये जो हैंडल होगा इसकी लंबाई होगी 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक होगी। जो स्लेज हैमर होता है उसके हैंडल की लंबाई आपके पास होगी 90 सेंटीमीटर, सॉरी 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक होगी। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि चोकिंग होता क्या है? चोकिंग जो होता है, ये वर्ड होता है चोकिंग, ये एक्चुअली में होता क्या है? तो ये होता है कि हैमर के हैंडल को नज़दीक से पकड़ना। अब अगर ये हैमर है, इसका ये हैंडल है, तो उसका भी नज़दीक से यहाँ से पकड़ो, मतलब और जितना नज़दीक पकड़ो, जितना नज़दीक पकड़ते हो तो वो होता है चोकिंग करना। मतलब हैमर के हैंडल को जितना नज़दीक पकड़ना। एक्चुअली क्या, इसको पकड़ना यहाँ पर चाहिए था, लेकिन अगर आप यहाँ पर पकड़ते हो तो ये होता है चोकिंग करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस कितनी होती है? स्ट्राइकिंग फेस मतलब जो इसका जो यहाँ पर जो नीचे फेस होता है, ये इसके हार्डनेस हार्डनेस मतलब क्या, इसकी कठोरता कितनी होती है? कठोरता क्या HRC में मापा जाता है, HRC में मापा जाता है कठोरता को, और ये होता है इसका फेस नीचे वाला। तो इसके मतलब इसकी हार्डनेस कितनी होती है, कठोरता कितनी होती है? तो आपके हैमर की कठोरता को आप बताएंगे कि ये होती है 49 से 56 HRC तक होती है। 49 से 56 HRC तक हैमर के फेस की हार्डनेस होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बेंच वाइस जो होता है आपके पास, बेंच वाइस की जा प्लेटें किस धातु की बनी होती है? बेंच वाइस समझ सकते हैं आप, इस प्रकार से जो होता है। तो बेंच वाइस से क्या है कि किसी भी पार्ट्स को पकड़ने के लिए जिस पर आप ऑपरेशन करते हो फिटर शॉप वर्कशॉप में,
तो बेंच वाइस का प्रयोग किया था, उस पे किसी भी छोटे पार्ट्स को पकड़कर उस पे ऑपरेशन किया था। जैसे कि आपको किसी पार्ट्स पर फाइलिंग करना हो, तो आप पहले उसको बेंच वाइस में अच्छी तरह कस देंगे, उसके बाद ऊपर से फाइलिंग करेंगे, तो वो होता है बेंच वाइस। तो बेंच वाइस की जो जाब प्लेटें होती है वो किस तरह जाब प्लेटें, मतलब ये जैसे कि कोई ये प्लेटें हैं, तो इसके यहाँ पर क्या जाब प्लेटें होती है इस प्रकार से, ये इसके जबड़े होते हैं, ये जबड़े, इसके बीच ऊपर ये जाब प्लेटें लगी होती है। तो ये किस धातु की बनी होती है? जाब प्लेटें बनी होती है आपकी टूल स्टील की। ठीक, तो ये किस लिए लगाई जाती है? जाब प्लेटें का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो भी आप समझ सकते हैं, जाब प्लेटें जो आप अगर इसमें कोई पार्ट्स अगर आप बांधते हो, जकड़ते हो, तो उसका क्या होता है, उसकी रफनेस को ख़राब नहीं होने देती। तो वो उस इसलिए उसका प्रयोग होता है जाब प्लेटें, क्योंकि वो आपकी टूल स्टील की बनी होती है। तो आप उसको कितना भी कस दो, तो उसकी जो भी पार्ट्स उसमें कसोगे, मतलब उसको फिट करोगे, तो उसकी क्या है कि आपकी जो उसको क्या बोल सकते हैं, आपकी रफनेस होगी जो उसकी, वो ख़राब नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि बेंच वाइस के हैंडल निम्न धातु के बने होते हैं। बेंच वाइस में जो हैंडल होता है ना उसका कसने के लिए, वो किस धातु का बना होता है? तो वो बना होता है आपका माइल्ड स्टील का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फिर सेट स्पेनर के किस सिरे के अक्ष कितने कोण पर बने होते हैं? सेट स्पेनर आपके सामने देखेंगे अपने इस प्रकार से जो होते हैं, ये इस प्रकार से, नीचे भी इस प्रकार से होते हैं, और ये होते हैं सेट स्पिनर। तो ये इसके कोण होते हैं वो कितने डिग्री पर इसके अक्ष के कोण कितने डिग्री पर बने होते हैं? तो उसका सही आंसर होगा आपका 15 डिग्री। सेट स्पिनर के अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? तो वो आंसर होगा आपका 15 डिग्री। ठीक, बी आंसर होगा इसका। निम्न में से कौन सा स्पिनर का दोष है? स्पिनर का दोष कौन सा है? क्रैक, मतलब टूट जाना, जाब का खुल जाना, मतलब जाब का खुल भी रहा है, अपने को बहुत कस दिया उसको, फिर भी वो खुल रहा है, तो वो भी उसका दोष है। किनारे का फट जाना, जो किनारे है ये इसका फट जाना, ये भी स्पिनर का एक प्रकार से दोष है। तो ये सभी, इसका आंसर होगा सभी, ये सभी स्पिनर के दोष है। दोष मतलब उसकी कमियां हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा पेचकस के पार्ट्स है? पेचकस का पार्ट्स कौन कौन सा? ठीक है, आपके पास जो देख सकते हैं, जो आपके पास में है ये कि हैंडल, ब्लेड, शेंक, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो ये सभी। आपके पास जो पेचकस होता है ये, तो ये होगा इसका हैंडल। ठीक, ये होगा इसकी जो शेंक होती है, और यहाँ पर जो इस प्रकार से जो थोड़ा चपटा भाग होता है, ये इस प्रकार से पेचकस की, ये होती है इसकी शेंक, ये होती है इसकी ब्लेड, सॉरी ये होती है ब्लेड, और ये होती है इसकी लंबी शेंक होती। ठीक, तो ये सभी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन का डी, मतलब पेचकस के भाग ये सभी है। पेचकस के साइज को किस चीज़ से लिया जाता है? पेचकस जो आपके पास है इसका साइज आपको बताना। आपको अगर किसी मतलब बोला गया है कि इस साइज का पेचकस आप लाइए, तो आप वो क्या बोलेंगे, मतलब तो उसको किस प्रकार से मापते हैं? तो ये होगा शेंक की लंबाई और टिप की चौड़ाई। जो शेंक यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई, और टिप होती है आपके सामने ये, इसकी चौड़ाई से भी और इसकी लंबाई से, दोनों से लिया जाता है। या तो आप यही बोल सकते हैं कि शेंक की लंबाई मतलब जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इससे भी बोल सकते हैं। या फिर टिप की चौड़ाई, मतलब जो यहाँ पर इसकी देखते हैं पेचकस में इस पर खोलने या कसने के लिए इस पर थोड़ा चपटा भाग होता है ना, वही होता है उसका टिप। टिप या ब्लेड वही होती है, तो उसकी चौड़ाई से भी इसका साइज लिया जाता है। निम्न में से किस प्लायर के भाग है? प्लायर समझ सकते हैं आप, जिसको आपकी अगर देशी भाषा बोलते हैं तो उसमें उसको बोलते हैं, अपने घरेलू भाषा में उसको बोलते हैं पिंचिस, बोलते हैं पिंचिस होता है, और ये इसको बोलते हैं अपने टेक्निकल की लैंग्वेज में बोलते हैं इसको प्लायर। तो प्लायर के भाग कौन कौन से हैं? तो प्लायर का भाग होगा हैंडल, प्लायर का भाग होगा हैंडल, रिवेट, या फिर जॉ, ये सभी। तो इसका भी आंसर होगा सही है, क्योंकि प्लायर होती है आपके पास इस प्रकार से, ये प्लायर। तो अब रिवेट हो गई, यहाँ पर रिवेट लगती है, ये होगा इसका हैंडल, और ये होगी इसकी जाप प्लेट है, ये जो पकड़ने वाला भाग होता है ना इस प्रकार से, जो पकड़ता है आपके पास इस प्रकार से ये, तो ये होगा आपका जो जाप प्लेटें हुई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हैमर प्रातः बनाए जाते हैं। हैमर जो होते हैं आपके पास वो किस धातु के बनाए जाते हैं? तो बनाए जाते हैं आपके पास है हाई कार्बन स्टील के। हाई कार्बन स्टील के हैमर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बेंच वाइस के वॉक नट की धातु क्या होती है? बेंच वाइस होता है, उसकी जो वॉक नट होती है, वॉक नट की धातु किस की बनी होती है? उसका वॉक नट होता है वो किसका बना होता है? वो होगा आपका कास्ट आयरन का। ठीक, ये आपके पास जो सी आंसर है वो होगा इसका सही आंसर। ठीक, बेंच वाइस को फिट करते समय उसके ऊपर फेस की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? आप बेंच वाइस को जमीन पर फिट करते हो तो उसकी कितनी ऊंचाई रखना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला, कारीगर की कोहनी के बराबर। जैसे कि आप यहाँ पर खड़े हो तो आपकी कोहनी होती, कोहनी के बराबर, जबकि अपनी बाजू मोड़कर उंगली को ठुड्डी से लगाकर खड़ा हो, मतलब जो आपके सामने ये कोहनी ये वाली, इसको यहाँ से लगाकर इस प्रकार से यूँ,
और यूँ देखा जाता है कोहनी को, तो इसके ऊपर से इसके मतलब यहाँ तक की उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। कोहनी को आप यहाँ पर इसको डुड्डी से लगा रहे इस प्रकार से, और नीचे जो कोहनी है वहाँ तक आपकी बेंच वाइज की ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैमर का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। हैमर है तो उसका पार्ट्स मतलब हैमर को बांटा गया है, तो उसको किस प्रकार से बांटा गया है, तो उसको बांटा गया है, आंसर होगा आपका इसमें है आपका कि जो जिसके फेस और आकार के तोल के अनुसार। फेस मतलब जो आपका इस प्रकार जो नीचे जो फेस होता है इसके आकार मतलब बड़ा और छोटा, और तोल क्या मतलब वजन क्या को इस प्रकार से, इसका फेस के आकार और तोल मतलब नहीं, तो तोल है ये। तोल के आकार मतलब उसका जो वजन है उसके अकॉर्डिंग इसको मतलब वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैमर का आई होल सेंटर की ओर अंडाकार व टेपर रहता है क्योंकि। जो हैमर का आई होल होता है, आपने देखा इस प्रकार से जो हैमर होगा आपके पास में ये यहाँ पर एक आई होल बना होता है इस प्रकार, हैंडल में ये आई होल यहाँ पर बना होता है, आई होल बना होता है। तो यह अंडाकार और टेपर में क्यों होता है, क्योंकि इसका आंसर होगा डी, क्योंकि इसमें आसानी से हैंडल फिट हो जाता है करके बेज लगाई जा सकती है और चोट लगने के समय हैमर घूमता नहीं। अब यहाँ से इसमें हैंडल लगाओगे इस प्रकार से और इधर से बेज ठोक दी जाती है, बेज एक ठोक दी जाती है जिससे कि हैंडल वो जब थोड़ा फैल जाता है तो वो फिट हो जाता है उसमें। तो इसको टेपर और अंडाकार में इसलिए ही बनाया जाता है ताकि इससे हैंडल आसानी से फिट हो सके। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हैमर का आई होल अंडा का टेपर बनाए क्योंकि इससे बनाने के लिए यह तो हो गया आपका 21। आपके पास है कि हैमर के स्ट्राइंग फेसों की हार्डनेस कितनी होती है, ये भी आपके पास हो गया 49 से 56 HRC तक होती है, क्वेश्चन पीछे हो गया एक। तो हम यहाँ पर देखेंगे आप 22 देखेंगे, तो किस बाइस को पैरेलल जा बाइस भी कहते हैं। ये क्या है, बेंच वाइस का एक प्रकार है जिसको बोला गया आपके पास पैरेलल जा वाइस। पैरेलल जा वाइस ये किस वाइस को कहते हैं, तो ये बोलते हैं आपको बेंच वाइस को। बेंच वाइस का एक नाम और होता है जिसको बोलते हैं पैरेलल बेंच वाइस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 23। अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे प्रातः नट और बोल्ट के द्वारा जोड़े जाते हैं। अस्थायी जोड़ एक प्रकार से होता है कि आप इसको नट और बोल्ट के द्वारा इसको कभी भी आप कस सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, ये होता है अस्थायी जोड़। जिसको कसने व ढीला करने के लिए एक प्रकार के टूल को प्रयोग में लाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, मतलब नट और बोल्ट को कसने या ढीला करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो आपके पास इस पर देख सकते हैं ये स्पेनर सही आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला स्पेनर। स्पेनर का प्रयोग किया जाता है प्रातः नट और बोल्ट को कसने के लिए या फिर ढीला करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 24 की किस स्पिनर के सिरे खुले होते हैं इनके अक्ष के साथ 15 डिग्री का कोण बना होता है। मतलब स्पिनर के सिरे मतलब इस प्रकार जो स्पिनर होता है उसके सिरे इस प्रकार खुले होते हैं, तो ये आपके सामने होता है सेट स्पिनर। एक प्रकार का सेट होता है ये स्पिनर का, वो होता है सेट स्पिनर जिसके अक्ष अंश के सिरे के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ही किस स्पिनर के मुंह के साइज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। उसकी बनावट में दो जा होते हैं, एक जा फिक्स्ड जा तथा दूसरा मूवेल जा होती है, ये कौन सा होता है। तो ये होगा आपका, इसका सही आंसर होगा आपका एडजस्टेबल स्पिनर जो सी वाला है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से ये होता है, एक तो फिट रहती है आपकी जा और एक को क्या है कि बीच में यहाँ पर एक नट लगा होता है, नट को अब जैसे ही टाइट करेंगे तो खुलेगा या फिर ढीला करेंगे तो इस प्रकार से चालू बंद, मतलब आपको एडजस्टेबल आप कोई सा भी साइज का नट या बोल्ट उससे कस सकते हैं, ढीला कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट आपके पास है 26 की जिस औजार की सहायता से पेंच को कसा या ढीला जाता है उसको क्या कहते हैं। मतलब पेंच आपके सामने होता है, जो स्क्रू होता है उसको कसा या ढीला किसके द्वारा जाता है, वो होता है आपका पेंचकस। पेंचकस के द्वारा इसको कसा या ढीला किया जाता है। वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग करते समय छोटे जाब को पकड़ने के लिए किया जाता है, ये होता है आपका प्लायर। वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग कार्य करते समय छोटे जाब को पकड़ने से, यहाँ पर जाब आएगा, छोटे जाब को पकड़ने के लिए किया जाता है, तो ये होगा आपका प्लायर। सॉरी, प्लायर नहीं, ये होगा आपका वाइस। छोटे छोटे जाबों को पकड़ा जाता है आपका वाइस में। ठीक, ये होगा इसका सही आंसर। 28 आपके पास है कि प्लायर के कौन कौन से प्रकार है। तो प्लायर आपके सामने देख सकते हैं, एक होता है साइड कटिंग प्लायर भी होता है, एक होता है आपके पास साइड कटिंग मतलब जो यहाँ से इस प्रकार साइड में कट होता है कि यहाँ से आप भी कट कर सकते हो, वो होता है साइड कटिंग प्लायर। होता है लॉन्ग नोज प्लायर जिसकी नोक बहुत लंबी होती है इस प्रकार से, वो होता है लॉन्ग नोज प्लायर। वो होता है स्लिप जॉइंट प्लायर। और फिर आप नेक्स्ट आपके पास सभी, तो ये होता है सभी, मतलब ये सभी आपके प्लायर के ही प्रकार हैं।
नेक्स्ट आपके पास है 29 की पेंचकस का कौन सा प्रकार है। तो पेंचकस का प्रकार आपके पास स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, यही पेंचकस का प्रकार है। हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, ये भी पेंचकस का प्रकार है। या फिर फ्लिप हेड स्क्रू ड्राइवर, ये भी पेंचकस का प्रकार है। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। ठीक। नेक्स्ट आपके पास है कि 1 माइक्रोन का मान क्या होता है। तो 1 माइक्रोन का मान होता है 0.001 mm, ये होता है 1 माइक्रोन का मान होता है। ठीक। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी प्लीज़। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स को शेयर जरूर करें, और थैंक यू।